नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये जो हमारी क्लास चल रही है इस समय पर ये चल रही है पंचायती राज के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं और लोग अभी से जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपकी सहायता करने के लिए आ चुका हूँ और चूंकि मैं खुद इसी विभाग में कार्यरत हूँ तो आपको बेहतर ढंग से चीज़ें बता पाऊंगा। तो ये जो हमारी क्लास रहने वाली है साथियों, ये रहने वाली है पंचायती राज की। और पंचायती राज की एक क्लास मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, एक क्या दो दे चुका हूं बेसिकली। ठीक है, ये आज हमारी रहेगी इसकी क्लास नंबर 3। तो आज की क्लास में हमने क्लास नंबर 2 तक जो पढ़ लिया था उसके आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में अगर मैं आपको बताऊं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था पंचायती राज की समितियां, और पंचायती राज की समितियों में मैंने आपको बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो GV राव समिति, ये सब मैं आपको जो है बता चुका था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डॉक्टर LM सिंघवी समिति की। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे, चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और आज बातचीत होगी LM सिंघवी समिति की। LM सिंघवी समिति की आज हम बात करेंगे। पंचायती राज की जो समितियां हैं ये सारी की सारी समितियां महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो LM सिंघवी समिति को आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो कब आई है, ये आई है 1986 में। ठीक है, 1986 में LM सिंघवी समिति आई। और LM सिंघवी समिति की सिफारिश क्या रही ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। प्रत्येक समिति की सिफारिशें आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो सिफारिशें रही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इनकी सिफारिश रही कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण, संवैधानिक दर्जा। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सी समिति थी जिसने सबसे पहले सिफारिश दी कि स्थानीय सुशासन यानी जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी इसको संवैधानिक अमला पहना दिया जाए, इसको जामा पहना दिया जाए, जिसके माध्यम से ये मजबूत हो जाए और इसको कोई समाप्त ना कर पाए। इस सोच के साथ जो है हमने इस समिति को बनाया। और इस समिति ने सिफारिश भी बहुत ही महत्वपूर्ण की है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भैया याद रखना, ये सिफारिश पेपर में खूब पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, कि बताइए वह कौन सी समिति थी जिसने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को या स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो इन्होंने सिफारिश की वो ये की, वो भी महत्वपूर्ण है, कि पंचायती चुनाव गैर दल आधारित होने चाहिए। इन्होंने कहा कि जो पंचायत का चुनाव है वो गैर दल आधारित होना चाहिए। आपको अगर याद हो तो मैंने जब आपको अशोक मेहता समिति बताई थी, तो अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दे देनी चाहिए। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि LM सिंघवी कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत के चुनाव में चुनाव गैर दल आधारित ही होना चाहिए। इसके पीछे देखो सोच क्या है, इसके पीछे सोच ये है कि पंचायत चुनाव जो है बहुत छोटे स्तर का चुनाव है। जैसे अगर हम बात करें तो एक गांव का चुनाव है, गांव में 1400 की आबादी है, 1500 की आबादी है, कुछ गांव बड़े बड़े भी होते हैं, तो छोटी आबादी है। अब उस छोटी आबादी में भी अगर राजनीति शुरू हो जाएगी तो राजनीति से कहीं कहीं सामाजिक विद्वेष बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल जो है लोग कितना भी कहें कि नहीं। देखिए, ऊपर स्तर पर नेता तो सब एक होते हैं, चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे BJP वाले हों, कांग्रेस वाले हों, वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन उनके जो समर्थक होते हैं वो नीचे आपस में दुश्मनी पाले रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू रहते हैं। पंचायत स्तर पर भी आप इमेजिन करिए, अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए कि ठीक है यहाँ पर भी जो चुनाव है वो दल आधारित होगा, तो बीजेपी वाले, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, बीएसपी वाले सब एक दूसरे को जो है दिक्कत आ जाएगी। कुल मिला के
लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और सामाजिक विद्वेष तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि गैर दल आधारित चुनाव होना चाहिए, यानी बिल्कुल खुला चुनाव हो, इसमें किसी दल का कोई भी इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हालांकि दलीय राजनीति होती है, जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में होती है, बट ग्राम पंचायत लेवल पे जो है आप उतना नहीं देखते हैं, क्योंकि किसी को चुनाव चिन्ह झाड़ू मिल रहा है, किसी को खटिया मिल रही है, तो उसमें वो दलीयपन नहीं आ पाता है, वो राजनीतिक रंग उसको नहीं मिल पाता है, और ये अच्छी बात भी है। तो दूसरी सिफारिश कर रहे हैं ये। तीसरी इनकी सिफारिश क्या है साहब? तीसरी इनकी जो सिफारिश है वो ये कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं हेतु, जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उन्हें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं हेतु वित्त का प्रबंध किया जाए, यानी उन्हें पैसे का प्रबंध उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है भाई, आप पंचायत का विकास करोगे कैसे? यानी उनके पास वित्तीय संसाधन होने चाहिए। अगर हम एक लाइन में इसको कह दें तो पंचायतों को वित्तीय साधन मिलना चाहिए। ये सिफारिशें हैं किसकी? ये साथियों, ये सारी की सारी सिफारिशें हैं LM सिंघवी समिति की, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी सिफारिश LM सिंघवी ने नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर में आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें वो यही है कि इसको संवैधानिक दर्जा की डिमांड जो है, सबसे पहली बात LM सिंघवी साहब ही कर रहे हैं। ठीक है, और पंचायतों के पास प्रॉपर वित्तीय साधन होने चाहिए, इसकी सिफारिश भी LM सिंघवी समिति कर रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, और इसके बाद जो अगली समिति आई है वो है PK थुंगुन समिति। इस समिति का नाम है PK थुंगुन समिति। PK थुंगुन समिति ये आई है 1988 में, 1988 में। अब PK थुंगुन समिति में बस आपको ये याद रखना है कि PK थुंगुन समिति पंचायती राज से जुड़ी हुई है। इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस आप ये याद रखो कि PK थुंगुन समिति का संबंध किससे है। तो निश्चित सी बात है, इसका आप जवाब दोगे पंचायती राज से है। पहला तो यही याद रखना है इसमें, ठीक है, कि किससे संबंधित है, तो आप बताओगे पंचायती राज से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा अगर इसमें कुछ पूछ सकता है तो ये कि कब आई है, तो आप बता देना 1988 में आई है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग से हो। ठीक है, खासकर PK थुंगुन समिति भी क्या कह रही है, तो PK थुंगुन समिति भी यही कह रही है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो ये कोई अलग से तो डिमांड है नहीं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसको भी संवैधानिक दर्जा मिले, ऐसी सिफारिश कर रही है कौन? ऐसी सिफारिश कर रही है PK थुंगुन समिति। और ये सिफारिश कोई अलग से नहीं है, ये सिफारिश ऑलरेडी ML सिंघवी समिति कर चुकी है पहले ही। तो इस वजह से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। जो काम पहले ही सुझाया जा चुका है उसको दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं। कुल मिला के बस इतना ध्यान रखना कि हाँ, ये भी ऐसा कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब ये जब सारा कुछ चल रहा है कि भैया LM सिंघवी साहब भी कह रहे हैं कि संवैधानिक दर्जा दो, PK थुंगुन समिति भी यही सिफारिश कर रही है कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने ये विचार किया कि बिल्कुल अब समय आ गया है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया साथियों, इसीलिए उन्होंने 1989 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1989 में एक विधेयक संसद में रखा। ठीक है, और उस विधेयक को हम लोग कहते हैं 64वां संविधान संशोधन। तो उन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा। इस संशोधन की इस विधेयक की जो विषय वस्तु थी वो मेनली पंचायती राज से ही थी, पंचायती राज से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि राजीव गांधी जी पंचायती राज व्यवस्थाओं के सुधार में रुचि ले रहे थे और वो चाहते थे कि इनको प्रॉपर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। इसीलिए 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में रखा गया, यानी संसद में रखा गया।
संसद में जब ये रखा गया साथियों, तो ये विधेयक लोकसभा से तो पास हो गया, लोकसभा ने इसको पास कर दिया, लेकिन जब ये राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा में ये विधेयक पास नहीं हो सका। यानी राजीव गांधी जी का जो सपना था वो यहाँ पर पास नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया। और 1989 में जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया वो कभी पास ही नहीं हो पाया और ये पूरा का पूरा विधेयक हो गया फेल। ठीक है, तो राजीव गांधी जी द्वारा, ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये किसके समय पे आया है, तो साथियों ये राजीव गांधी जी के समय पे आया है, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जी के समय पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ था, किंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद काफी लंबा समय हो गया और पंचायती राज को लेकर के कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। बाद में जब प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव, ठीक है, जब प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव ने क्या किया, 1992 में, नरसिम्हा राव 1989 तक हम आ गए। अब नरसिम्हा राव ने क्या किया, 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब रखा, 1992 में रखा। किसने रखा, तो इसको रखने वाले व्यक्ति थे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, या नरसिम्हा राव के समय पर ये आया। नरसिम्हा राव के समय पर, ये ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक नरसिम्हा के समय में आया है और 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी जी के समय पे आया था। तो नरसिम्हा राव जो उस समय सत्ता में थे, उन्होंने इस विधेयक को रखा और ये विधेयक लोकसभा से भी पास हुआ और राज्यसभा से भी पास हुआ। ये विधेयक लोकसभा में भी पास हो गया और ये विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया। ठीक है, लोकसभा में ये पास हुआ 22 दिसंबर को 1992 में और 23 दिसंबर को ये राज्यसभा से भी पास हो गया। तत्पश्चात ये पहुंचता है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जी के पास ये जब ये पहुंचा तो राष्ट्रपति जी ने इसको 20 अप्रैल 1993 में इस पर साइन कर दिए और राष्ट्रपति जी ने जब ये 20 अप्रैल 1993 में इस पर साइन कर दिए साथियों, तो उसके पश्चात 20 अप्रैल के बाद जब ये पास हो गया तो 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, चूंकि 1993 24 अप्रैल को ये पास हुआ, इसी वजह से 24 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पूरे के पूरे संशोधन की आपको एक एक डेट याद रखनी है। बिल्कुल पेपर में पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में कब आया, राष्ट्रपति जी ने इस पर कब हस्ताक्षर किया, ठीक है, और लागू कब से हुआ है। ठीक, तो जब लागू हुआ है तभी से इसको माना जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इस संशोधन के अंतर्गत किया क्या गया पहले हम ये देखते हैं। तो साहब संशोधन हो गया, अब संशोधन में क्या क्या चीजें हुई वो जरा बात करते हैं। तो इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक मामला जोड़ा गया।
243 से लेके 243O तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। ना केवल अनुच्छेद जोड़े गए बल्कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय भी जोड़े गए और ये 29 विषय क्या थे? ये थे पंचायत की शक्तियां। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए और ये 29 विषय क्या है? ये 29 विषय हैं साथियों पंचायत की शक्तियां, यानी वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर पंचायत काम कर सकती है, जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मैं ये सब आपको दिखा दूंगा, एक एक विषय को हम पढ़ेंगे। टोटल 29 विषय हैं, तो एक एक विषय को हम यहाँ बातचीत करेंगे कि कौन सा विषय क्या बताता है, उसके अंदर क्या है और क्या क्या वर्तमान नियम कानून है। तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? 1993 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल को लागू हुआ है। इसीलिए हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस संशोधन के अंतर्गत हुआ क्या? तो बेसिकली दो चीजें हुई हैं। पहला तो भाग 9 जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243O। टोटल कितने अनुच्छेद हैं इसमें? तो भैया टोटल अनुच्छेद हैं इसमें 16, ये आप लोगों को याद रखना है। और ना केवल ये अनुच्छेद जोड़े गए बल्कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए, जो कि हमें बताते हैं पंचायत की शक्तियों के बारे में। ठीक है, जब ये पूरी तरीके से संशोधित हो गया तो अब यहां पूछा जाता है कि इस संशोधित अधिनियम को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है। यानी ये जो भी संशोधन हुआ है ना, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसके अंतर्गत ये अनुच्छेद जोड़े गए, कुल 29 विषय जोड़े गए, इस संशोधित अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य, तो लिखेंगे यहां पर, नोट करेंगे, संशोधित अधिनियम। किस संशोधित अधिनियम को? पंचायती राज। ठीक है, हाँ, या हम कहें 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य। तो इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है साथियों, उसका नाम है मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संशोधित अधिनियम को लागू किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमने देखा। अब हम, चूंकि संशोधन हो चुका है, अब हम बात करेंगे इस संशोधन की जो प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर, वो बात करेंगे 243A की। सबसे पहले जो हम बातचीत करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद 243A के बारे में। चलिए, अनुच्छेद 243A। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा पंचायती राज। और देखिए पंचायती राज, चूँकि आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो नॉर्मल किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे PCS की या लोअर PCS की, तो वहाँ पर भी पंचायती राज आपका एक स्पेशल सेगमेंट होता है, तो उसके लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बात करते हैं 243A की। 243A क्या है? तो 243A हमें बताता है ग्राम सभा के बारे में। 243A, अनुच्छेद 243A हमें किसके बारे में बताएगा? ग्राम सभा के बारे में हमें जानकारी देता है कि आखिरकार ग्राम सभा क्या है। अब जरा हम समझते हैं कि ग्राम सभा होती क्या है, क्योंकि आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हो, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, खुली बैठक, ये सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी के लिहाज से अगर हम बात करें कि आखिरकार ग्राम सभा क्या है, तो देखो, एक गांव होता है, गांव की एक सीमा होती है, उस गांव की सीमा के भीतर जो
वोटिंग लिस्ट होती है, जिसे हम निर्वाचक नामावली कहते हैं, उस निर्वाचक नामावली में उस गांव के जितने भी लोग होते हैं, यानी किसी गांव की निर्वाचक नामावली में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं, उन सभी लोगों को मिला करके उस गांव की ग्राम सभा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी और आसान भाषा में अगर आपको इसको बताने का मैं प्रयास करूं, तो किसी भी गांव की वोटिंग लिस्ट में या किसी भी गांव में, और आसान भाषा में, किसी भी गांव में जितने भी 18 प्लस लोग हैं, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में नाम किसका होगा, जिसकी उम्र 18 साल है। तो किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में 18 साल की उम्र के ऊपर के जितने भी लोग होते हैं, 18 से प्लस जितने भी लोग होते हैं, वो सभी उस गांव की ग्राम सभा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी ग्राम सभा में कौन आएगा, ग्राम सभा में वो सभी लोग आएंगे ग्राम पंचायत के, जो ग्राम पंचायत की सीमा में रह रहे हैं और जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो वो सभी लोग जिनकी उम्र 18 से प्लस है और गांव की सीमा के भीतर रह रहे हैं, वो सब ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। अब क्या ग्राम सभा में 18 साल से नीचे का कोई व्यक्ति शामिल होगा? तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ग्राम सभा में वो व्यक्ति, वो पंचायत का तो मतलब उस पंचायत में शामिल तो हो सकता है, लेकिन वो ग्राम सभा में शामिल नहीं होगा। ग्राम सभा में शामिल होने के लिए जो नियम है संविधान में, वो क्या है कि गांव की निर्वाचक नामावली में शामिल सभी लोग उस गांव सभा के, उस ग्राम सभा के सदस्य माने जाए। अब कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 10 साल का है, 11 साल का है, 12 साल का है, तो वो ग्राम सभा में सम्मिलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ग्राम सभा का उल्लेख किसमें है? ग्राम सभा का उल्लेख है अनुच्छेद 243A में। ठीक है, अब ग्राम सभा की परिभाषा क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राम की निर्वाचक, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये पेपर में आ सकती है इसकी परिभाषा। ग्राम की निर्वाचक नामावली, नामावली यानी वोटिंग लिस्ट, निर्वाचक नामावली यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट। गांव की निर्वाचक नामावली में शामिल व्यक्तियों का समूह, ये ध्यान रखना। तो कोई पूछे ग्राम सभा क्या होती है, तो आप बताओगे गांव की निर्वाचक नामावली, यानी गांव की वोटिंग लिस्ट में, उस गांव की वोटिंग लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य। क्योंकि जब पंचायत का चुनाव होगा तो यही लोग वोट डालेंगे। अब लोग क्या करते हैं गांव में, जो है, देखिए ये मैंने बहुत नोटिस किया है, क्योंकि मैं गांव में ही रहा हूं, बचपन मेरा गांव में ही बीता है, और ईश्वर ने ऐसी कुछ जो है व्यवस्था कर दी है कि मेरी नौकरी भी गांव की है। तो गांव से मैं बहुत जो है मेरा संबंध है। तो गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोगों में एक दूसरे से बहुत जलन होती है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे का नाम उड़वा देते हैं, लिस्ट में से गायब करा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये अगर मैं चुनाव में खड़ा हुआ है या मेरे घर का कोई खड़ा हुआ, तो ये परिवार मुझे वोट नहीं देगा। तो जाकर के क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे जाकर के, मतलब जो उनकी साइट बनी हुई है या जो भी उनके BLO वगैरह होते हैं, उनके पास जाकर के उसका नाम कटवा देते हैं कि ये तो यहाँ रहता ही नहीं है गांव में, और ये गांव से चला गया है, तो उसका फिर नाम लिस्ट में आता नहीं है। और जब वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तब तक आप चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में वोट नहीं डाल पाओगे। तो ये भी गांव में बहुत होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा गांव की निर्वाचक नामावली में शामिल व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, जब भी हम खुली बैठक करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जब भी ग्राम सभा की खुली बैठक होती है, इसका मतलब ये है कि गांव के ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना, ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ग्राम सभा की अगर हम बात करें, तो ग्राम सभा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं आपको बता देता हूं। ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा, यहां पे लिखेंगे, ये ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन एवं मूल्यांकन करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ग्राम सभा गांव में होने वाले कार्यों का निरीक्षण अथवा मूल्यांकन करती है अथवा कर सकती है।
अगर ये चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो ये भी इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हाँ ठीक। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर आपको समझ में आया? अभी तो ग्राम पंचायत मैंने बताई नहीं है, तो समझ में कहां से आएगा? ग्राम सभा समझ में आई नहीं आई? अब हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत बेसिकली क्या है? तो ग्राम पंचायत में कौन शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत में शामिल होते हैं प्रधान जी और उनके सदस्य। तो प्रधान और उनके सदस्य मिलकर के जो छोटा सा समूह बनाते हैं वो होती है ग्राम पंचायत, और गांव के सभी लोग जो उस गांव की वोटिंग लिस्ट में शामिल है वो होती है ग्राम सभा। ठीक है, काम कौन करवाएगा? काम ग्राम सभा नहीं करवाएगी, काम करवाएगी ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन ग्राम सभा कर सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम सभा की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम सभा की कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम सभा जो काम अप्रूव करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये किताब में नहीं मिलेगी आपको। ग्राम सभा जो कार्य अप्रूव करती है, यानी ग्राम सभा जो कार्य अपने प्रस्ताव में पास कर देगी, उन्हीं कार्यों को ग्राम पंचायत करवा सकती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसा कोई भी कार्य जो ग्राम सभा की मीटिंग में पास नहीं है, उस काम को ग्राम पंचायत नहीं करा सकती। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपकी समझ के लिए भी जरूरी है। ठीक है, यानी उदाहरण के लिए ग्राम सभा ने, मान लीजिए कोई गली है, ठीक है, ये एक गली है, ये गली है किसकी? राम सिंह की, और ये गली है साहब श्याम सिंह की। अब हुआ क्या, पंचायत की जब मीटिंग हुई साहब, तो पंचायत की मीटिंग में ग्राम सभा ने राम सिंह की गली का तो प्रस्ताव रख दिया कि हाँ ठीक है, जब पैसा आए तो राम सिंह की गली बनवा देना। लेकिन श्याम सिंह की गली का ग्राम सभा ने प्रस्ताव नहीं किया। ठीक है, अब हो सकता है ये जो श्याम सिंह हैं ये प्रधान जी के करीबी हों, तो ये जाए प्रधान जी के पास के साहब मैंने तुम्हें वोट दिया था, मेरी गली पहले बनवाओ। तो पंचायत इस गली को पहले नहीं बनवा सकती। क्यों नहीं बनवा सकती? क्योंकि ग्राम सभा के द्वारा इसका प्रस्ताव नहीं किया गया। तो ग्राम सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ग्राम पंचायत वही कार्य करती है जो ग्राम सभा स्वीकृत करती है अपने प्रस्ताव के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 243 ए। समझ में आया? आर्टिकल 243 ए में है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है, कैसे काम करती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बातचीत हम लोग करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 243 बी की। 243 बी, ए हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे 243 बी की। बी क्या है? आर्टिकल 243 बी है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का लागू होना, क्योंकि आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दी थी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 243 ये कहता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, पूरे भारत में लागू हो। लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके से कुछ हम कह सकते हैं प्रतिबंध लगाए गए हैं अथवा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है। ये खासकर उन राज्यों में तो बेहतर ढंग से काम कर लेगा जहां पर आबादी खूब है, जैसे यूपी है, यूपी में खूब आबादी है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार है, खूब आबादी है ना। लेकिन जिन राज्यों में आबादी कम है वहां पर ये थोड़ा उस ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। जहां पर आबादी कम है तो वहां पर ये किस तरीके से काम करेगा, तो इसके लिए कुछ अपवाद भी है यहाँ पर जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी, लेकिन अपवाद के स्वरूप क्या है, जिन राज्यों में 20 लाख से कम आबादी है, 20 लाख से कम आबादी है, वहां
क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसे हम कहते हैं क्या, ब्लॉक, या हम कहते हैं पंचायत समिति। ये भी नाम याद रखने हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। अभी पेपर में आ जाए कि इनमें से किन राज्यों में पंचायत समिति नहीं है, पर आप समझ ही नहीं पाओ कि पंचायत समिति क्या होती है। तो पंचायत समिति कुछ और नहीं होती है, वो क्षेत्र पंचायत ही होती है। ठीक है, वहां पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत नहीं होगी। जिन राज्यों में आबादी कम है उन राज्यों में हम क्या करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज स्थापित करेंगे। उदाहरण के लिए अब हम देखें कि किन किन क्षेत्रों में द्विस्तरीय पंचायती राज होगा। अब जब यहां पर 3 नहीं होगा, जब क्षेत्र पंचायत जब हटा दिया तो पंचायती राज कितना रह जाएगा, द्विस्तरीय तो रह जाएगा। अच्छा, ये द्विस्तरीय कौन कौन से होंगे, तो पहली होगी ग्राम पंचायत और दूसरी होगी जिला पंचायत। यहां पर क्षेत्र पंचायत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, ग्राम को बोलते हैं ग्राम पंचायत, जिला पंचायत को बोलते हैं जिला परिषद एक तरीके से। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जहां पर आबादी कम है वहां पर ब्लॉक यानी क्षेत्र पंचायत नहीं होगी, केवल और केवल गांव होगा और गांव के बाद सीधा जिला होगा। अब क्या हमारे पास ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं जहां पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो बिल्कुल है, और एक आध नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे चलिए देखते हैं, गोवा यहां पर द्विस्तरीय है, सिक्किम यहां पर भी द्विस्तरीय है, मणिपुर यहां पर भी द्विस्तरीय है, दादर नगर हवेली यहां पर भी द्विस्तरीय है, पुडुचेरी यहां पर भी द्विस्तरीय है। ठीक, हाँ, इसके अलावा तो गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, इसमें एक नाम और नोट करना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक नाम इसमें और नोट कर लो, कौन सा रह गया, लक्षद्वीप। तो इन सभी राज्यों में, अब देखो ये तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, बाकी गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है और अरुणाचल, ये पूर्ण राज्य है। तो इन सभी राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आबादी कम है, क्षेत्र पंचायत बनाने के लिए जो आबादी चाहिए वो आबादी यहाँ उपलब्ध नहीं। क्योंकि देखिए, पंचायती राज सिस्टम में जो भी चीजें बनाई गई हैं वो इसी के हिसाब से बनाई गई हैं कि आबादी को हमें ध्यान में रखना है। तो आबादी जिन राज्यों में ज्यादा है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां आबादी कम है तो वहां पर हमें चीजें थोड़ा मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। उसी के क्रम में ऐसा हो रहा है। क्या भारत के सभी राज्यों में त्रिस्तरीय अथवा द्विस्तरीय है पंचायती व्यवस्था? नहीं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं साथियों जहां पर 1-2 स्तर छोड़ो, जहां पर सीधे सीधे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 4 स्तरीय। तो अभी हम बात करते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 2 भी है हमारे यहाँ, 3 भी है और 4 भी है। पंचायती राज को PR लिख देता हूं। तो वह कौन सा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है साथियों? तो वो एक ही राज्य है और वो है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में साथियों 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होते हैं ग्राम। ग्राम तो हम लोग जानते ही हैं। ग्राम के बाद होते हैं अंचल। ठीक है, सबसे पहले होते हैं ग्राम, फिर होते हैं अंचल, फिर होते हैं आंचलिक और फिर होते हैं जिला। तो 4 स्तर हो गए, नहीं हो गए? ठीक, इसको तो बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये तो ग्राम पंचायत ही है। अंचल क्या है? तो कोई पूछे अंचल क्या है साहब? तो अंचल का मतलब हुआ गांव का समूह। तो एक पंचायत हम यहां बनाएंगे, गांव के समूह को हम यूपी में बोल देते हैं क्लस्टर। जब आप नौकरी में आ जाओगे ना
तो जो आपकी पोस्टिंग होगी वो ग्राम पंचायत पे नहीं होगी, याद रखना, वो होगी क्लस्टर पे। और एक क्लस्टर में एक गांव भी हो सकता है, 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लस्टर है, उसमें 4 गांव हैं, तो वही है अंचल। आंचलिक क्या है? आंचलिक है साथियों, जैसे हमारे यहाँ होती है क्षेत्र पंचायत, उसे हम वहां कहते हैं आंचलिक। और जिला को तो हम लोग जानते ही हैं, जिला तो जिला है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो जिला पंचायत होती है उसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, और वो है महाकुमा। याद रखना, यहां पर जिला पंचायत को महाकुमा भी कहते हैं। महाकुमा ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा महाकुमा। हाँ ठीक है, तो इसको महाकुमा कहा जाता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है, महाकुमा। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि महाकुमा पंचायत कहाँ होती है, तो आप बताओगे ये होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 243B, तो 243B में हमें पता चलता है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था वैसे तो त्रिस्तरीय है, लेकिन अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र जो है बनाए गए। कहीं पर 2 स्तरीय भी है, कहीं पर 3 स्तरीय है, कहीं पर 4 स्तरीय भी हमें पंचायत देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं साहब, और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 243C की। 243C बी तक हमने पढ़ लिया, अभी बात होगी 243C की। 243C क्या है साहब? 243C है पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना 243C हमें बताती है पंचायतों की संरचना के संबंध में। पंचायतों की संरचना से मतलब कि किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था राज्य में लागू होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यूपी में त्रिस्तरीय है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, ठीक, गोवा में जी क्या हुआ भाई, हाँ, तो 243C के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 243C क्या है? 243C हमें बताता है पंचायतों की संरचना के बारे में। अब पंचायतों की संरचना मतलब अभी हमने देखा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे यूपी हो गया। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो हम ये देख रहे हैं कि पंचायतों की संरचना अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है कि नहीं? कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है। तो ये अधिकार किसका है? तो ये अधिकार है राज्य का। तो यहां पे हम लिखेंगे राज्य कानून बनाकर पंचायतों की संरचना निर्धारित करेगा। ठीक, हाँ जी, यानी राज्य ये डिसाइड करेगा, राज्य विधानमंडल ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके से पंचायती राज सिस्टम होगा, कहां पर 2 स्तरीय होगा, कहां पर 3 स्तरीय होगा और कहां पर 4 स्तरीय होगा। ये सब जो है कौन बताएगा? ये सब हमें बताएगा संबंधित राज्य। ठीक है, अब इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष जनता के माध्यम से चुने जाएंगे। यानी ग्राम पंचायत लेवल के जितने भी लोग होंगे, चाहे प्रधान जी हों
या फिर उनके सदस्य हों पंचायत के, सब डायरेक्ट जनता चुनेगी। भाई प्रधान के चुनाव में हम डायरेक्ट वोट डालते हैं ना, तो ये यहां पर नियम है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्र पंचायत की, क्षेत्र पंचायत, तो क्षेत्र पंचायत कहां से आएगी? पंचायत सदस्यों द्वारा। यानी क्षेत्र पंचायत जो बनेगी उस पंचायत में डायरेक्ट आम जनता वोट नहीं करने वाली। उसमें वोट कौन करेंगे? उसमें वोट करेंगे पंचायत के सदस्य, ठीक है। उसमें आम जनता भागीदारी नहीं करेगी, उसमें भागीदारी होगी पंचायत सदस्यों की। आम आदमी उसमें वोट नहीं डालेगा, ठीक है। हाँ, और जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष होंगे, यहां पे आप लिख लो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। तो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष होंगे वो पंचायत सदस्यों के बीच से ही चुने जाएंगे, ठीक है। यानी जो पंचायत के सदस्य होते हैं जिन्हें बीडीसी कहा जाता है, वही उन्हीं में से एक को क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुन लिया जाएगा, मतलब अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। वैसे ही बात आती है जिला पंचायत अध्यक्ष की। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए डायरेक्टली कोई चुनाव नहीं होगा। जो चुनाव होगा वो होगा पंचायत, मतलब जिला पंचायत सदस्य के लिए, और जिला पंचायत के सदस्यों में से ही एक को जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। सारी की सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी ये, ठीक है। ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है ये। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को, ठीक है, यानी अब देखो ये आप समझ लो, जो गांव पंचायत के सदस्य अथवा जो प्रधान जी होंगे ये डायरेक्टली जनता चुनेगी, लेकिन जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे उनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी। उनको कौन चुनेंगे? पंचायत के सदस्य, यानी जो बीडीसी मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक चुन लिया जाएगा। फिर आएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा किसका? जिला पंचायत सदस्य का, और जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा ही एक कोई व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज और याद रखनी है, वो याद रखनी है ये कि देखिए विधानसभा नहीं, पहले लोकसभा करो, पहले इसमें लिख लो यहाँ पे, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये सभी इनके जितने भी सदस्य होंगे जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, तो हो सकता है आपके गांव से, आपके गांव का कोई व्यक्ति लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो या विधानसभा सदस्य हो या विधान परिषद सदस्य हो। तो इन सभी मेंबर्स को जो आपके क्षेत्र के हैं, और या तो वो लोकसभा में है या राज्यसभा में है या विधानसभा में है या विधान परिषद में है, इनको क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको शामिल किया जा सकता है, ठीक। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो गांव के क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ब्लॉक के क्षेत्र में आ रहे हैं, जो जिला पंचायत के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। ये पदेन सदस्य हो सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा होगा तभी जब राज्य विधि बनाकर ऐसा काम करेगा, कानून बना करके ऐसा काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकती है।
आगे बात करते हैं आर्टिकल 243D की। 243 तक हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 243D। 243D बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है साहब? तो ये प्रावधान करता है आरक्षण का पंचायतों में SC, ST और महिला आरक्षण। ध्यान रखना, पंचायतों में SC को भी आरक्षण मिलेगा, ST को भी आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। यानी आबादी के हिसाब से अगर गांव में SC आबादी ज्यादा है तो SC सीट आएगी, ST की आबादी के हिसाब से ST सीट आएगी और महिला आरक्षण भी मिलेगा। यानी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है और SC वर्ग को भी आरक्षण मिलता है, ST वर्ग को भी आरक्षण मिलता है और महिला आरक्षण भी मिलता है। महिला आरक्षण के संबंध में मैं आपको बता दूं, 1/3 सीटें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण मिला हुआ है जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, ये 1/3 आरक्षण SC ST में भी मिलेगा और महिलाओं को तो मिल ही रहा है। ठीक है, यानी जो महिलाएं हैं उनको महिला आरक्षण SC ST में भी प्राप्त होगा। तो SC ST और महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। SC ST को जो आरक्षण मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा? जनसंख्या के अनुपात में। अगर आबादी है तो आरक्षण मिलेगा, आबादी नहीं है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन महिलाओं का 1/3 आरक्षण तो फिक्स है। ठीक है, चाहे वो किसी वर्ग की हो, जनरल की हो, OBC की हो, SC की हो, ST की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें तो 1/3 सीटें आरक्षित हैं ही। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया आबादी के अनुपात में है, जनसंख्या के अनुपात में है, तो जहां जनसंख्या होगी वहां आरक्षण मिलेगा, जहां जनसंख्या नहीं है वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। इसीलिए 83वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा, ये लिख देता हूं, 83वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा अरुणाचल से SC आरक्षण समाप्त कर दिया गया पंचायत में। यहां लिखेंगे पंचायत चुनाव में SC आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कब? सन 2000 में, 83वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यानी 83वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो SC आरक्षण जो 243D के अंतर्गत मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से SC आरक्षण खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? तो इसके पीछे बहुत सामान्य सी बात है। खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि अरुणाचल में SC आबादी है ही नहीं। तो जब आबादी ही नहीं है तो आरक्षण देने का क्या मतलब है? वहां पर ST लोग हैं तो फिर उनको आरक्षण मिलता है, SC लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, यार SC की भी बात हो रही है, ST की भी बात हो रही है, महिलाओं को भी मिल गया, यूपी में तो सबसे ज्यादा आबादी OBC की है, तो OBC आरक्षण की बात क्यों नहीं आई? तो मैं आपको बता दूं कि OBC आरक्षण की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि पूरे भारत की बात चल रही है। ठीक है, पूरे भारत की, और पूरे भारत की बात चल रही है तो ये राज्यों को दे दिया गया है कि तुम्हें किस तरीके से अपने राज्य में आरक्षण लागू करना है। इसीलिए यूपी विधानमंडल ने वर्ष 2000 में पंचायत राज एक्ट, जो कि कब आया है? 1947 में संशोधन करके OBC आरक्षण लागू किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहां OBC आरक्षण लागू है उत्तर प्रदेश में स्पेशली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में OBC आबादी है। और अब वर्ष 2000 से OBC वर्ग को भी पंचायती चुनाव में आरक्षण मिलेगा।
जैसा SC/ST को मिलता है, जैसा महिलाओं को मिलता है, वैसे OBC को भी मिलेगा। ठीक है, और इसी आरक्षण की वजह से आप देख रहे हैं कि वर्तमान में चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल 25 मई 2026 को खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, क्योंकि OBC आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसीलिए OBC आरक्षण की वजह से चुनाव नहीं हो पाया है। कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिली होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज।